चलो रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। चलो आज हम लोग शुरू करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, क्या शुरू करेंगे बच्चे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको डेफिनेशन दिखाई पड़ रही है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल को शुरू करने से पहले आपको बताएंगे कि ग्रेफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और जो सेकेंडरी oocyte होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो कल हम लोगों ने oogenesis पढ़ा था, अच्छे से ओव्यूलेशन किया था, ओवा को रिलीज करवाया था। अब ओवा का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवा। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवा, ओवा का स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं ओवा का स्ट्रक्चर क्या है बेटे। स्ट्रक्चर ऑफ ओवा देखिए इधर, ओवा का स्ट्रक्चर ये, चूंकि इस तरीके का ओवा का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ब्लर सा है ये, बट यहाँ पर आप इसको समझिए। दूसरा डायग्राम ले लें क्या? हाँ सर, अच्छा सर। चलो सब इसी पोजीशन पे बैठेंगे, जिस पोजीशन पे सब बैठे हैं हम भी ऐसे ही बैठेंगे, अच्छे ऐसे करके बैठेंगे। बहुत अच्छा लगता है हमको, टेक लगा के सोने में मजा आता है ना। और महान ह्यूमन एग ओव्यूलेशन करवाया था ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में। ठीक है, ये देखिए, ये जो दिख रहा है दिस वन इज द ह्यूमन एग, लार्जेस्ट सेल है ये हमारी बॉडी का। ठीक है, लार्जेस्ट, बड़ा। अंदर की तरफ जो कंटेंट है उसको हम बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। ये बड़ा सा क्या दिखाई पड़ रहा है? ये बड़ा सा दिखाई पड़ रहा है न्यूक्लियस। यहाँ पर जो दिख रहा है वो है क्या? फर्स्ट पोलर बॉडी। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसको हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। और ये फॉलिकुलर सेल्स होती है। उसके बाद ये जो लेयर दिखाई पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं बताइए? इसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, एक लेयर होती है। इसका डायग्राम आप बनाइए। ठीक है, इसका डायग्राम, अरे ये क्या है? इसका डायग्राम बना लीजिए फटाफट चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस डायग्राम में एक चीज आपको देखने के लिए खास बात क्या मिल रही मालूम है? सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है ना, वो लेयर है आपकी कोरोना रेडिएटा की। फिर उसके बाद अंदर की लेयर आपको दिख रही है जोना पेल्यूसिडा की। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे अंदर की तरफ आपको ये मेम्ब्रेन दिखाई पड़ती, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वाली, इसका हम विटेलाइन मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोनो पेल्यूसिडा लेयर के बीच में जो स्पेस दिखाई पड़ता है उसको हम बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। तो जैसे ये बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा है, फिर अंदर की तरफ ये कॉन्सिलर लेयर है, और ये वाली जो लेयर है ये वाली, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। दिस इज द विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है ये वाला, ये स्पेस, इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। क्लियर हो गई बात? हमने क्या कहा बेटे? इसको हमने कहा पेरीविटेलाइन स्पेस। इस बात का हमेशा ये क्या है? पेरीविटेलाइन स्पेस दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। जैसे माइटोकॉन्ड्रियम आपने पढ़ा था, आउटर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। स्पेस आपको दिख रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया।
ये ह्यूमन ओवम का, ये ह्यूमन एग का जो है स्ट्रक्चर है, ठीक। अब देखिए क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन फॉलिकल। आई होप ये बन गया होगा आपका। नो सर। चलें आगे। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर, ये डायग्राम है ग्लाइसिन फॉलिकल। इसका स्ट्रक्चर बताइए, ग्लाइसिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर, ठीक है। इस ग्लाइसिन फॉलिकल के स्ट्रक्चर में आप देखिए, ये जो अंदर की तरफ यहाँ है, ये वो स्ट्रक्चर है जो अभी आपने यहाँ पर देखा है। एग, ये एग है और ये कहाँ पर है, यहाँ पर। इस ग्लाइसिन फॉलिकल में ये एग है, ठीक है। कंप्लीट ग्लाइसिन फॉलिकल आप देखिए, इस ग्लाइसिन फॉलिकल में सबसे बाहर की तरफ ये जो लेयर देखते हो, सबसे बाहर वाली जो लेयर है ये वाली, इसको हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। थीका का मतलब होता है कवरिंग, एक्सटर्ना का मतलब होता है बाहर की तरफ जो कवरिंग। क्योंकि जो कवरिंग देखते हो ये क्या है, आपका थीका एक्सटर्ना है। और थीका एक्सटर्ना के बाद ये थीका एक्सटर्ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा है, ये पूरा लेयर दिखा है। उसके बाद इसके अंदर ये वाली जो लेयर दिखाई पड़ती है, इसको हम बोलते हैं थीका इंटरना। थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, बस इतना याद करना, थीका एक्सटर्ना बाहर है, थीका इंटरना अंदर है। इनके बीच में आपको क्या दिखाई पड़ता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू दिखाई पड़ता है और उनके बीच में थिक थीका इंटरस्टिशियल भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब आप देखिए, जहाँ पर आपको ये जो है बीच में कैविटी दिखाई पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं हम, एंट्रम। या इस एंट्रम को हम बोलते हैं लिक्वर फॉलिक्यूलाई। क्या बोलते हैं, लिक्वर फॉलिक्यूलाई। एक नाम और है इसका एंट्रम का, इसका नाम है लिक्वर फॉलिक्यूलाई, लिक्वर फॉलिक्यूलाई, ठीक है। अब इस एग के चारों तरफ, ये जो एग हमको दिख रहा है, इस एग के चारों तरफ ये जो सेल्स आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये जो सेल्स हैं हमारी ग्रेन्युलोसा सेल्स की हैं। ये ग्रेन्युलोसा सेल्स क्या बना रही है बेटा, कोरोना रेडिएटा बना रही है, ठीक है। कोरोना रेडिएटा बना रही है, इज इट क्लियर। तो ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स होती हैं, यही ग्रेन्युलोसा सेल्स आपकी एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करती हैं बहुत ही ज्यादा एम्पल अमाउंट में। इस चीज को याद रखना। ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हमारी हैं, ये ग्रेन्युलोसा सेल्स और ये ग्रेन्युलोसा सेल्स किसका सिक्रीशन करती हैं, ये सिक्रीशन करती हैं एस्ट्रोजन का, Yes. और कुछ अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन का भी सिक्रीशन करती हैं, बट मेनली ये करती हैं किसका सिक्रीशन, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी करती है। उसके बाद ये जो एग हमारा है, ठीक है, जो हमारा एग है, ये इस एग का जो है ये कनेक्शन होता है किसके साथ, आपके थीका इंटरना के साथ। इसको हम बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरस। क्या बोलते हैं, क्यूमुलस ओफोरस। और ये जो क्यूमुलस ओफोरस जो ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको भी बनाने का काम कौन है, ग्रेनुलोसा से। तो यहाँ पर तीन चीजें आपने सीखी। क्या सीखा आपने, कि ये जो ग्रेनुलोसा सेल है हमारा, ये जो हमारा ग्रेनुलोसा सेल, ये आपका कोरोना रेडिएटा भी बनाता है और ये आपका मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा भी बनाता है, ठीक है। ये तीन चीजें ये बनाता है, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। अंदर की तरफ जो कैविटी है, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रम कहते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम बोलते हैं लिक्वर फॉलिक्यूलर या फॉलिक्यूलर लिक्विड। आई होप दिस इज एब्सोल्यूट। यस सर। ठीक है ना बेटा। यस सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसकी मेस्टोसाइटिस की बात करते हैं।
मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, इट इज अ rhythmical series of physiological changes that occur in a fertile women. क्या कहा हमने? फर्टाइल women के अंदर ये सारी घटनाएं घटती हैं, ठीक है। इसके अंदर फर्टाइल वुमेन के अंदर जो इनफर्टाइल वुमेन है, इसके अंदर ये काम नहीं होता है। अंडर कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, किसके अंडर कंट्रोल होती है? एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर कंट्रोल। अब इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए हमारा बेसिकली हमारा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी रिस्पॉन्सिबल होता है, ओवरी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। एंड दिस इज वेरी वेरी नीड नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्शन। अगर किसी फीमेल के अंदर डेफिनेशन ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है तो वो फीमेल कभी भी फर्टाइल नहीं हो सकती है, बात हमेशा याद। इसकी जो एवरेज लेंथ होती है वो 28 डेज। अब आप और कैसे कहेंगे? कहते हैं लोग पुरुष प्रधान देश है, नहीं, यहाँ पर पुरुष ने महिलाओं को पूरा पूरा अधिकार दे रखा नहीं है, बल्कि उनका अधिकार जो है उनको मिला हुआ। कैसे इस बात को समझिए? इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है, तो आज टेलीकॉम कंपनीज वाले ने जितनी भी स्कीम दे रखी है वो 28 डेज का मंथ होता है। 28 डेज का एक मंथ है, फिर 56 डेज का होता है, फिर ऐसे डेज का होता है। तो जो टैरिफ प्लान होता है वो 28 डेज का होता है। इतनी बात दिमाग में रख लेना कि जितने भी टैरिफ प्लान होते हैं वो 28 डेज के होते हैं किसी भी कंपनी के। 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता है, समझ गए बात? यस सर। 28 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया 14 डेज। 14 days। ये मिड होता है, मिड। इसी मिड में क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। मैं समझता हूँ कि एंडोक्राइन सिस्टम में भी मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाई, यहाँ पर भी कई बार हमने डिस्कशन कर लिया, लेकिन आज मेन टॉपिक चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक से आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को 95% या 98% हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है? समझ रहे बेटे? तो मैंने क्या कहा कि एवरेज लेंथ कितनी होती है? 28 डेज की होती है, बट टिपिकली वेरी, कभी कभी क्या होता है? वेरी करता है। किसी किसी फीमेल में 28 डेज का नहीं हो सकता, 32 का हो जाए, 29 का हो जाए, 26 का हो जाए। मैंने क्या कहा? शॉर्टर और लॉन्गर साइकिल, शॉर्टर और लॉन्गर साइकिल। देखिए मैं बात को समझाता हूँ इस तरीके से। मैं डिस्कवरी पर भी देख रहा था, तो डिस्कवरी में वहां पर बताया गया था हनीमून का कॉन्सेप्ट। देखिए पहले के लोगों को इतनी साइंस की नॉलेज नहीं थी, बट इतना पता साइंटिफिकली चीजों को रिलेट करना चाहिए। अब आप देखिए, अगर एक फीमेल है, एक फीमेल है, और आप देखते हो कि जो हमारा मून होता है, जो हमारा मून होता है उसकी भी साइकिल 28 डेज की होती है। जो फुल मून होता है, फुल मून वो होता है 14 डे पर। फुल मून कब होता है? 14 डे पर होता है। और किसी फीमेल में ओव्यूलेशन कब होता है? 14th day। 14th डे। 14 डे पर ओव्यूलेशन होता है। मान लीजिए कि अगर कोई फीमेल और कोई मेल, अगर ये दोनों कपल्स एक साथ रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, और इसका ओवुलेशन जो हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं ना कि अगर इसका ओवुलेशन हो रहा है तो ये फुल मून का टाइम है। मान लीजिए कि आज चांद है और सेम टाइम पर जो है उसको जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल भी शुरू हुई है। जब सेम टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल ना शुरू हुई, 10 दिन बाद शुरू हुई है, तो एक फुल मून जाएगा तो दूसरा फुल मून तो आ जाएगा ना अगले साइकिल पर, अगली साइकिल पर आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट था, इसको थोड़ा सा ऐसे बताने का मकसद ये था कि आप लोग थोड़ा सा बीइंग अ साइंस स्टूडेंट यू हैव टू नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द हनीमून, ठीक है? क्योंकि कल को अगर जितने बच्चे हमारे हैं ये सारी चीजें आपको एमबीबीएस में नहीं पढ़ाई जाएंगी, तो मैं रिलेट करके आपको समझा रहा हूँ।
ताकि कल को आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट अगर बाप बने तो आप तो समाज में मौजूद जितने भी कपल्स वगैरह हैं उनको एक सही सजेशन दें ताकि वो अपना अपना मैरिटल लाइफ अच्छे से गुजार सकें। खैर, तो ये मैंने कहा दिस इज अ डेफिनेशन। रिदमिक जो है चेंजेस होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, क्योंकि एज वी नो वेरी वेल यहाँ पर एक हिस्टोलॉजी को आप समझिएगा, ये फीमेल के जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट की हिस्टोलॉजी ये है। मैंने आपको बताया है सबसे बाहर की लेयर जो होती है यूट्रस की वो पेरीमेट्रियम होती है। उसके बाद जो लेयर होती है आपकी वो होती है आपकी मायोमेट्रियम होती है, और उसके बाद जो लेयर होती है आपकी कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम होती है। ठीक है ना, ये एंडोमेट्रियम होती है, 3 लेयर होती है। तो इनमें से पेरीमेट्रियम इंटैक्ट रहती है, मायोमेट्रियम इंटैक्ट रहती है, लेकिन जो एंडोमेट्रियम है इसका स्लब्ड ऑफ होता है, ये टूट करके निकलती है बाहर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो फीमेल्स को उन्हें पता होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल है जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है तो 1 से लेकर के 5 दिन तक, ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 5 डेज तक, ये जो इनका होता है ये इनका होता है ब्लीडिंग टाइम। ये फीमेल्स क्या होती है बेटा, ब्लीड करती है। ठीक है, ब्लीड करती है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए अब आजकल बहुत अच्छे सैनिटरी पैड्स वगैरह आ गए, उसका इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी। ठीक है, तो ये 1 से 5 दिन का जो टाइम होता है दैट इज अ ब्लीडिंग टाइम, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। इस वक्त क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है थ्रू द वेजाइनल ओरिफिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम की वॉल यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल आप यहाँ पर देख रहे हो, और इसमें ये जो ब्लड वेसल्स की जो सप्लाई हुई रहती है, जब ये इरोड होती है, ध्यान से देखिएगा हमारी तरफ, जब ये इरोड होती है, यहाँ से जब इरोड होती है तो ब्लड वेसल्स क्या होती है, रप्चर होती है। ठीक है, और क्या होता है कि यहाँ से ब्लड जो है फ्लो करता है। यहाँ से ब्लड जो है फ्लो करता है। मेटल टिश्यूज के अंदर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है, जिसको हम बोलते हैं फिब्रिनोलाइसिन। क्या होता है, फिब्रिनोलाइसिन, नाम देखिए क्या है, फिब्रिन प्लस लाइसिन। मतलब ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा फिब्रिन को। फिब्रिन क्या है, जो फाइब्रिन ओरिजिन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में, यानी कि ब्लड क्लॉट बना लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, जो हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड कभी क्लॉट नहीं करता, मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट नहीं करता। जनरली आप देखते होंगे कि अगर हमारा हाथ कट जाता है, अगर वहां से ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, बट मेंस्ट्रुअल ब्लड डज नॉट क्लॉट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फिब्रिनोलाइसिन। फिब्रिनोलाइसिन की प्रेजेंस की वजह से तो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है कभी क्लॉट नहीं करता। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर एम। ठीक है, तो ये ही हो गया क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर देखिए डेफिनेशन, जो सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, उसको हम कहते हैं मीनार्ची। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटे उसको हम कहते हैं मीनार्ची। अब वुमेन्स एज ऑफ, मतलब ये कौन सी स्टेज है आपकी, प्यूबर्टी की स्टेज है, एडोलसेंस के स्टेज पर हम चल रहे हैं। एंड अकरेंस डिपेंड्स ऑन ओवरऑल हेल्थ एंड डाइट। कभी कभी क्या होता है कि जो शहर के बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलता है कि वो बच्चे 11th ईयर में ही क्या हो जाता है, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। और कभी कभी हम गांव के बच्चों में देखते हैं, गांव के बच्चे 13 साल से 14 साल की उम्र में उनका पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो इट्स ओवरऑल डिपेंडेंट ऑन द हेल्थ एंड देयर डाइट एज वेल एज देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। उनका फिजिकल एनवायरनमेंट है कैसा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो होता है आपका मीनोपॉज, देखो आपने आपके घर में रिमोट कंट्रोल होगा, उस रिमोट कंट्रोल में एक बटन होता है जिसको हम कहते हैं पॉज या स्टॉप लिखा होता है ना। तो अगर ये पॉज की बटन हम दबा देते हैं तो चीजें वहीं पर रुक जाती हैं। तो पॉज का मतलब होता है रुकना। मीनो वर्ड आया है किससे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के रुकने की प्रक्रिया को, रुकने के इवेंट को हम बोलते हैं क्या, मीनोपॉज। इट इज द एंड ऑफ वुमेन्स मेनोपॉज। रिप्रोडक्टिव फेज। इट इज द एंड ऑफ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव फेज। अब आप देखिए कि अगर एक विमेन है जो 12 साल की उम्र में पहली बार उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है,
और एट द एज ऑफ 45 एंड 55 के बीच में मान लेते हैं कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 के उम्र में जाकर के रुक गया, 50 की उम्र में जाकर के रुक गया। अब आप बताइए कि वो फीमेल कितने ओवा को रिलीज करेगी अपने ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ, क्योंकि ये जो 12 साल की उम्र है ये, और ये 12 से 50 साल का जो टाइम पीरियड है, ये इस फीमेल का रिप्रोडक्टिव पीरियड है। कौन सा पीरियड है? रिप्रोडक्टिव पीरियड है, या रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है टाइम, है ना। तो आप समझिए क्या हो गया आपका 50 माइनस 12 कितना हो गया 8, और ये 38 है ना। ये 38 ईयर है। 456 456. हाँ, 456. 456 हाउ कैन यू से 450? सर 38 हो गया तो 38 बार मतलब 38 Into 12. बार, हाँ इंटू 12, क्योंकि एक महीने में एक ओवर रिलीज होता है। एक महीने में एक ओवर रिलीज होता है, लेकिन एक महीना इनका 38 मेंस्ट्रुअल साइकिल ईयर्स तो आए थे तो 28 डेज का होता है। सर, वो एक महीना ही तो होता है। कैसे एक महीना हुआ? तुम्हारा महीना इससे सर, 13 से 38 मल्टीप्लाई करेंगे ना, 38 सुनो into सुनो 13. मेंस्ट्रुअल साइकिल का महीना 28 डेज का होता है, हमारे कैलेंडर का महीना 30 दिन का होता है ओवरऑल। तो अगर मान लीजिए एक फीमेल 14 डे पर ओव्यूलेट करती है, तो मान लीजिए 28 डेज है, ठीक है, इसमें से 2 दिन प्लस करोगे ना, तो पता चला एक साल में 24 दिन प्लस हुए कि नहीं हुए। Yes, sure. Yes, sir. ठीक है, अब हाँ तो सर 38 ईयर्स 38 में कितने दिन और प्लस हो गए? अगर उसको प्लस कर लोगे, मतलब हर साल 24-24 दिन जोड़ोगे, तो 38 ईयर में महीना होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तब उस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक दिन क्या एक घंटे के अंदर फिजियोलॉजी में अफेक्ट आ जाता है। तो खैर सर ये बात तो हो गई। 494 हाँ, 494 आ गया। इससे पहले कितना आया था? 456। अब बताओ 56 और 94 में फर्क नहीं है, Yes, sir. समझ रहे हो ना। अगर एक ओवा से अगर एक बच्चे का फॉर्मेशन अगर करवाएं, तो कितने बच्चे का फॉर्मेशन हो सकता है, कितने बेबीज बन सकते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि अगर एक फीमेल कंसीव करती है, ध्यान से सुनना, अगर एक फीमेल कंसीव करती है तो 9 मंथ ये, क्या कहा मैंने, 9 मंथ ये, उसके अलावा प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद, पार्चुरेशन होने के बाद 6 महीने उसका लैक्टेशन पीरियड, 6 महीने का लैक्टेशन पीरियड। तो ये 15 मंथ जो होता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। इस 15 मंथ में पूरी साइकिल नहीं होनी है, लेकिन ये जो 6 महीने का टाइम है, जो 6 महीने में बच्चा क्या करता है, फीड करता है अपनी मदर के ऊपर, वो जो 6 महीने का टाइम होता है उसको हम लैक्टेशनल एमिनोरिया कहेंगे, क्योंकि लैक्टेशनल पीरियड में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, पूरी तरीके से बंद रहती है। जब लैक्टेशनल पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब ही यही होता है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, एज ऑफ मेनोपॉज इज लार्जली द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है कि इसके पेरेंट्स से जो है आते हैं, ये कैरेक्टर्स आते हैं। अब बताइए कोई मदर है, उस मदर की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है या मेनोपॉज जो हुआ है वो 52 या 53 की उम्र में हुआ है, तो ये तो उसका जो है अपना जेनेटिक है, वो अपना जो है अपनी माँ से लेकर के आई है ये कैरेक्टर। तो उसकी जो दूसरी बच्ची होगी, तो यही कैरेक्टर उसके अंदर भी ट्रांसफर होगा, इनहेरिट करेगा, है ना। भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल का कैरेक्टर फीमेल में जाने का कोई मतलब तो है नहीं, वो तो फीमेल में जाएगा, तभी तो उसका जो है हमें रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। तो जो ये कहा जाता है कि कुछ फीमेल जो हैं 45 की उम्र में ओवुलेट करना बंद कर देती हैं, उनका ओवुलेशन स्टॉप हो जाता है, मतलब मेनोपॉज आ जाता है। कुछ फीमेल 48 में कर देती हैं, कुछ फीमेल 50 में कर देती हैं, कुछ फीमेल 55 तक चली जाती है। तो ये वैरी करता है, और ये जो वेरिएशन होता है ड्यू टू बी जेनेटिक होता है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट डेफिनेशन अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेफिनेशन है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक,
अब आगे देखिए, यहाँ पर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी ऑब्जर्व एट द 3 डिफरेंट लेवल पर हम इनको जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक होता है आपका न्यूरो एंडोक्राइन लेवल, दूसरा ओवरीज और तीसरा न्यूरो एंडोक्राइन का मतलब क्या हो गया? न्यूरो एंडोक्राइन का मतलब ये हो गया कि जो हाइपोथैलेमस है और जो हमारा एंटीरियर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारा एफएसएच है और जो हमारा एलएच है, इन दोनों का जो सिक्रीशन होता है वो किसके अंडर कंट्रोल होता है, किसके इन्फ्लुएंस में होता है बेटा? जीएनआरएच के अंडर कंट्रोल होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन के अंडर कंट्रोल होता है, ठीक है। और जीएनआरएच निकलता कहाँ से? जीएनआरएच निकलता है हमारे हाइपोथैलेमस, है ना, ये हमारे हाइपोथैलेमस। तो इस बात को हमेशा याद रखिए। तो क्या कहा हमने? हमने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेज, 3 फेज में डिवाइड होता है। पहला जो फेज है उस फेज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ये जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है एक्चुअल में दिस इज द ब्लीडिंग फेज। इस फेज में क्या होता है कि फीमेल ब्लीड करती है, ठीक है। दूसरा होता है प्रोलिफरेटिव फेज, या इसी को हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, या इसी को हम बोलते हैं एस्ट्रोजन फेज, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो एंडोमेट्रियम की वॉल जो कि टूट करके निकल चुके हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ, उसको फिर से रीजनरेशन करना होता है, ठीक है। उसका फिर से रीजनरेशन करना होता है। अब जब रीजनरेशन हो चुका होता है फिर आखिर में क्या आता है? सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज। यानी इस फेज में क्या होता है बेटा? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, इसको हम बोलते हैं क्या? प्रोजेस्टेरॉन फेज, ठीक। इसको इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिया सर। हाँ जी, तो ये डेफिनेशन क्लियर है आप सबको, सारे बच्चों को? Yes, सारे sir. बच्चे यस हाँ सर। में जवाब देंगे, जिनको नहीं समझ में आया वो भी बोलेंगे कि सर नहीं समझ में आया। चलिए, तो मैं 2 चीजें हैं, भूलना नहीं कभी। एस्ट्रोजन फेज क्या है एक्चुअल में? एस्ट्रोजन फेज आपका है प्रोलिफरेटिव फेज। सिक्रेटरी फेज क्या है आपका? प्रोजेस्टेरॉन फेज। सिक्रेटरी कह रहा है, सिक्रेटरी सिक्रेशन वाला। किसका सिक्रेशन हो रहा है? हार्मोन का। कौन कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम कर रहा है। ल्यूटियम का मतलब क्या हुआ? येलोइश बॉडी। येलोइश बॉडी है, ल्यूटियम से निकल रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है ल्यूटियस, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ा ल्यूटियस, ठीक है। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज की कुछ टाइमिंग है। मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 4 डेज का, प्रोलिफरेटिव फेज 5 to 13 डेज तक, ओव्यूलेशन 13 to 16 डेज में, सिक्रेटरी फेज 16 to 28 डेज। कहाँ पर? 16 to 28 डेज पर ये सारा काम, ठीक है। डीजे वगैरह तुम लोग अपना कैमरा क्यों ऑफ कर देते हो यार? बार बार कहना पड़ता है, बताओ। ये चीज समझ गए? ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, अब sir. आपको मैं चीज लेकर चलता हूँ। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है एक्चुअल में? पहले आप एक डायग्राम देखिए, ठीक है। फिर डायग्राम आप देखिए। ये जो पर्टिकुलर डायग्राम आप ये वाला देख रहे हो, ये वाला नीचे वाला, इस डायग्राम को थोड़ा गौर से देखना। इस डायग्राम को आप थोड़ा गौर से देखिए। इस डायग्राम में क्या मेंशन किया गया है? ये आपका 0 डेज है, मतलब 1 डेज है, 14th डे है और 28 डेज, ठीक। यहाँ पर 28 डेज में ये नीचे से ये देखिए, ये देख रहे हो, ये जो फेज दिखाई पड़ रहा है 1 to 4 डेज, यहाँ पर दिख रहा है ये मेंसेस है। मेंसेस लिखे हुए, इसका मतलब ये है कि ये जो फेज है आपका मेंस्ट्रुअल फेज है। यहाँ पर लीडिंग मेंस्ट्रुअल फेज। फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसमें इसको क्या कह दिया बेटा? फॉलिकुलर फेज। क्योंकि हम जानते हैं फॉलिकुलर फेज में अभी हमने ओवेरियन फॉलिकल की बात की थी कि जो आपका प्राइमरी वो साइट है वो अपने आप को, प्राइमरी फॉलिकल है वो क्या होता है? के इन्फ्लुएंस में ये अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देता है।
प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्रेसिन फॉलिकल, यानी कि डे फर्स्ट से इसका बढ़ना शुरू हो। उसके बाद जब आप देखिए कि जो ये एंडोमेट्रियम की वॉल टूट करके पतली हो गई थी यहाँ तक, अब ये फिर से अपने आप को ग्रो करवा रहा है, रिजनरेट करवा रहा है। आप देख रहे हो ना, इसकी ऊंचाई बढ़ती हुई चली जा रही है, और ये ऊंचाई जो बढ़ रही है वो किसके इन्फ्लुएंस में हो रही है बेटे? ये इन्फ्लुएंस में हो रही है आपके एस्ट्रोजन के रेफरेंस की वजह से हो रही है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इसको ठीक करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ठीक करता है। जैसे एक मिस्त्री आकर के दीवार बनाकर के उसके ऊपर प्लास्टर लगा देता है, तो आप उसके ऊपर पानी डालते हो रोज सुबह, जब पानी डालते हो तो पानी से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो मेन प्रोलिफरेटिव हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन इसकी थिकनिंग करता है, थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। इस चीज को समझे। अब ल्यूटियल फेज आया। ल्यूटियल फेज क्यों आया? क्योंकि 14th डे पर क्या हो गया बेटा? 14th डे पर ओव्यूलेशन हो गया, ओवा बाहर निकल गया। अब ये बचा हुआ जो ग्रेफिन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या रिलीज करना शुरू कर दिया? कॉर्पस ल्यूटियम ने रिलीज करना शुरू कर दिया ये प्रोजेस्टेरॉन। आप देख लो ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल कितना ज्यादा है यहाँ पर। ये फेज कौन सा है आपका? कॉर्पस ल्यूटियम वाला फेज है, इसीलिए इस फेज को हम क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूटियल फेज कहते हैं या सिक्रेटरी फेज कहते हैं। क्या बोलेंगे? ल्यूटियल फेज कहेंगे या सिक्रेटरी फेज कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई अच्छे से, ठीक। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी स्टेब्लिश करती है, प्रेगनेंसी स्टेब्लिश करती है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट करेगा, अदरवाइज इट विल बी डीजनरेटेड। ये क्या हो जाएगा? डीजनरेट कर जाएगा, ठीक। मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, इसमें आप देख रहे हो कि इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, यहाँ तक नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ तक नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही ओवुलेशन वाला फेज आता है उस वक्त जो होता है बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा एलिवेट करता है, मतलब उसको जो ऐसा लगेगा बुखार आ रहा है, हरारत आ रहा है, फिर इसके बाद फिर से ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो 14th डे पर आप देखते हो जहाँ पर ये ग्रेसिन फॉलिकल रप्चर कर रही है, इस टाइम पर आप देखो कि ये जो ब्लू कलर वाला जो ग्राफ है आपका, ये बहुत ज्यादा पीक पर गया, अचानक से पीक पर गया, देख रहे हो? देखो ये अचानक से पीक पर गया ना, ये देखो ये आपका अचानक से पीक पर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओवुलेशन हो रहा है और ये जो है अचानक से तेजी से पीक पर गया है, क्योंकि ये क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटीन वाला हार्मोन है। ये प्रोसेस को हम बोलते हैं एलेक्स सर्ज। क्या कहते हैं? सर्ज। सर्ज का मतलब होता है कोई चीज अचानक होना। जैसे हुआ था ना, हमारे इंडिया ने जो है पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, मतलब सर्ज किया था अचानक से। पहले ये नहीं बताया था उसने कि भाई ऐसा है कि हम फला रात को जो है आएंगे और तुम्हारे पर बम गिरा के चले जाएंगे, नहीं। तो ऐसा हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी है, ये बताएगा थोड़ी कि हम फला टाइम आएंगे और तुम्हारा जो है ग्रेसिन फॉलिकल को रप्चर करवा देंगे। हम तोड़ रहे हैं ना किसी चीज को तोड़ने के लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। हाँ, वो घर भर तोड़ने के लिए लीगल एक्शन लिया जाता है, वो सब छोड़ो, सब फालतू की बात। बट क्या है कि एलएच हार्मोन का अचानक से बढ़ना जो होता है उसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज। अब देखिए यहाँ पर एफएसएच का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बट वो हिसाब से नहीं बढ़ा है जिस हिसाब से आपका क्या बढ़ा हुआ है? एलएच बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एलएच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब आप देखिए यहाँ पे बेटा, इस टाइम पर यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है या मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई है, जब एंडोमेट्रियम की बॉल क्या हो रही है? प्लग्ड ऑफ हो रही है, टूट करके निकल रही है। उस वक्त आप देखिए प्रोजेस्टेरॉन के लेवल भी बहुत कम है और एस्ट्रोजन का लेवल भी यहाँ पर देखिए कम है। तो ये जो कम हार्मोन्स है ये जो है क्या करते हैं? ये कोई काम नहीं कर पाएंगे इस वक्त एंडोमेट्रियम की वॉल पर, ठीक। तो एक्चुअल में इस बात को समझिएगा कि इनिशिएशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द एक्चुअल एब्सेंस ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन या लो लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। आप देखिए यहाँ पर ये दिन कौन सा है? 28 डेज यहाँ पर खत्म हुआ। इस टाइम पर आप देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या है? बहुत ही ज्यादा कम है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया, खत्म हो गया। तो एब्सेंस ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन इंडिकेट्स द इनिशिएशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनिशिएट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसी कंसेप्ट पर क्या बना हुआ है? इसी कंसेप्ट पर ये बना हुआ है कि जो बर्थ पिल्स होती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, वो
बर्थ कंट्रोल चीज क्या करेंगी, मॉडिफाई किए रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एफएसएच और एलएच का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ने नहीं पाता और फीमेल जो है ओव्यूलेट कभी नहीं कर पाती है। हालांकि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो होता है हमारा क्या है, स्टेरॉइड है, और स्टेरॉइड का लॉन्ग टर्म जो कोर्स होता है, लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा हार्मफुल होता है। ठीक है, इस बात को आप ऐसे समझिए। टेम्परेचर के रिगार्डिंग ये ग्राफ आपको समझ में आ गया, एफएसएच और एलएच हार्मोन के रिगार्डिंग ये ग्राफ समझ में आ गया। आप देखिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है हमारा, यानी कि फॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, ये ग्रो करवा रहा है, बढ़ा रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी प्राइमरी फॉलिक्यूल था, फिर अब सेकेंडरी फॉलिक्यूल बनना शुरू हुआ तो इसका लेवल बढ़ गया, फिर कम हुआ। अब इसका जो है ग्रेफिन फॉलिक्यूल को थोड़ा सा और मेच्योर करना तो ये बढ़ा, और साथ ही साथ एलएच का लेवल बहुत तेजी से जा रहा है ऊपर की तरफ, फिर अचानक से कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि अब हमारा ये जो है ये ग्रेफिन फॉलिक्यूल रप्चर हो चुका है। ठीक है, और फिर अब यहाँ पर आप देखिए फॉलिकुलर फेज में एंडोमेट्रियम की वॉल भी ठीक होना शुरू हुई है, फिर खूब ज्यादा ठीक हो गई। ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या कर रहा है, इस एंडोमेट्रियम की वॉल को और ज्यादा ठीक करेगा, और ज्यादा ठीक करेगा। ठीक है, ठीक करने का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग करेगा, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। ये जो रेड रेड आप देख रहे हो ना जिगजैग सांप के जैसा, एक्चुअल में ये क्या है, ब्लड वेसल। ये क्या है, ब्लड वेसल। तो अब आपको इस बात समझ में अच्छे से आ जानी चाहिए कि प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है। प्रोजेस्टेरॉन के बारे में मैंने बताया था कि प्रो मतलब प्रायर, जेस्टेरॉन का मतलब होता है जेस्टेशन, जेस्टेशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी से पहले निकलने वाला जो हार्मोन होता है सबसे ज्यादा अमाउंट में जो कि निकलता है ग्रेफियन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम से, उस हार्मोन को हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, प्रायर टू जेस्टेशन हार्मोन। अगर ये हार्मोन अगर नहीं होगा ना बच्चे, तो कभी भी प्रेगनेंसी स्टेब्लिश नहीं कर पाएगी, कभी भी नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाई यहाँ पर एंडोमेट्रियम की वॉल की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, थिकनेस नहीं बढ़ेगी। तो मान लीजिए कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, और हम जानते हैं 6 to 7th डे पर क्या होता है बेटा, इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। का। तो ब्लास्टोसिस्ट मान लीजिए आकर के इम्प्लांट कर तो गया, गैस्ट्रोलाइट स्टेज बना, फिर इसके बाद क्या होगा कि बेटा माइक्रोविलाई बनेगा। अब माइक्रोविलाई को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, प्लेसेंटा से मिलेगा, और प्लेसेंटा कहाँ से बन रहा है, आपका एंडोमेट्रियम से बन रहा है। ठीक है ना, तो जब यही नहीं ठीक रहेगा, जब यही ठीक नहीं रहेगा, तो ये बताइए कि अगर हमें 5 मंजिला बिल्डिंग बनानी है और हम उसका फाउंडेशन सिर्फ जो है 6 फीट का फाउंडेशन दें, तो 6 फीट के फाउंडेशन पे आप बताइए 60 फीट की बिल्डिंग कभी बन पाएगी, कभी नहीं बन No, पाएगी, sir. कभी नहीं बन पाएगी। ये तो जो है कॉमन सेंस भी नहीं कहता। ठीक वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम की वॉल को खुद ठीक करता है ताकि बहुत इजीली इम्प्लांटेशन हो सके, और इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या हो सके, उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट होता रहे। इसीलिए आप देखिए शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, इम्प्लांटेशन भी हो जाता है, लेकिन जैसे ही बच्चे का वेट बढ़ता है, यानी कि जैसे 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, जब 2 महीने का एम्ब्रियो हो जाता है तब हम उसे फीटस कहना शुरू करते हैं। ठीक है, फीटस जब 2 महीने का हो जाता है तब हम उसको, सॉरी, एम्ब्रियो जब 2 महीने का हो जाता है तब हम उसे फीटस कहना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो अब फीटस की ग्रोथ अगर होगी तो फीटस का वेट भी बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो वेट को कौन होल्ड करेगा, एक तो सर्विक्स होल्ड करेगा, दूसरा ये कहाँ पर है बेटा, इस एंडोमेट्रियम पे ही तो है, इस एंडोमेट्रियम पे तो है। अब एंडोमेट्रियम की वॉल अगर ठीक नहीं है, दूसरा सर्विक्स अगर कमजोर है, तो बच्चा क्या करेगा बेटा, बच्चा अबॉर्ट कर जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा उस बच्चे का। समझ में आई बात? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में इन्होंने क्या लिखा है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग, मेंसेस, पीरियड, ये सब एक ही नाम है। डिस्चार्ज ऑफ ब्लडी fluid containing endometrium cells, glandular secretion and the blood cells. It lasts for 3 to 5 days, 3 से 5 दिन तक ये रहता है। ठीक, उसके बाद रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, बहुत ज्यादा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से, एंड प्रोटीलिटिक एक्टिविटी की वजह से, फंक्शनल स्ट्रेटम ऑफ एंडोमेट्रियम। स्ट्रेटम का मतलब क्या होता है, जो अपर लेयर ऑफ द टिश्यूज होते हैं उसको हम स्ट्रेटम कहते हैं।
stratum of the endometrial tissues dies and it discharge during the menstrual bleeding. तो menstrual bleeding में जो चीजें डिस्चार्ज होती हैं एक्चुअल में दे आर द stratum of the endometrial tissues. They are the stratum of endometrial tissues. ठीक है. एंडोमेट्रियम इसमें इस टाइम पर मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम becomes very thin, but due to low estrogen levels and hypophysis secretion of FSH. हाइपोफिसिस का मतलब क्या होता है आपका? बताओ. पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है. तो यहाँ पे FSH क्या करेगा? स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन सर्व एज द प्रोलिफरेशन सिग्नल टू द एंडोमेट्रियल बेसल लेयर. तो प्रोलिफरेशन के लिए क्या करेगा? ये सिग्नल देगा एस्ट्रोजन इसको एंडोमेट्रियल सेल्स की बेसल लेयर को. ठीक, ये हो गया. डायग्राम आपने देख लिया है. फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? ठीक, इसको पढ़िए. ये हो गया. क्या कहा मैंने? ड्यू टू द राइज ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल सेवरल ओवेरियन फॉलिकल्स आर स्टिमुलेटेड. अभी आप पढ़ेंगे स्ट्रेटेजीज पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें पढ़ाऊंगा MOET. ये क्या है आपका? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर. इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें एक हम सुपीरियर क्वालिटी की लेते हैं काऊ. उस सुपीरियर क्वालिटी की काऊ को हम आर्टिफिशियली बाहर से FSH का खूब इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ढेर सारे फॉलिकल क्या हो जाते हैं? स्टिमुलेट हो जाते हैं. और एक नहीं, दो नहीं, करीब 5 से 7 5 to 7 ओवा पर साइकिल जो है ये काऊ क्या करती है? प्रोड्यूस करती है. अब इसी 5 to 7 ओवा करने के बाद, आइसोलेट करने के बाद हम इन विट्रो मतलब बाहर, शरीर के बाहर इन विट्रो इसका हम फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं. और जो स्पर्म लेते हैं, स्पर्म जो हर्ड होता है या जो झुंड होता है मवेशियों का, गाय मतलब बैल का, जो बैलों के झुंड में से जो सबसे सुपीरियर क्वालिटी का जो बैल होता है, ठीक है, उसका स्पर्म लेते हैं और इस सुपीरियर क्वालिटी की काऊ के ओवा से फ्यूज करवा देते हैं. और ये जब ये जाइगोट बन जाता है, ठीक है, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? ब्लास्टुला स्टेज तक जब आएगा, तब इस ब्लास्टुला को हम किसी दूसरी गाय के यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं. क्या करते हैं? किसी दूसरी गाय के यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं. तो इस बात को आप दो तरीके से समझिए कि एक बच्चे के पैदा होने में 2 गाय का इस्तेमाल किया जाता है. एक वो गाय है जिसका हमने क्या लिया? ओवा लिया. और दूसरी वो गाय है जिसने जो है बच्चे को जन्म दिया. कैसे जन्म दिया? किसके बच्चे को जन्म दिया? इस वाली गाय के बच्चे को जन्म दिया. क्यों? क्योंकि इसका ओवा था, इसका ओवा नहीं था. ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक शेल्टर की तरह काम की इस गाय ने. लेकिन ये गाय क्या थी? ये गाय थी जेनेटिक मदर
और ये गाय जो कि सरोगेट मदर, दाई माँ जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो दो गाय का इस्तेमाल हुआ, एक जो है जेनेटिक मदर हुई और एक क्या हुआ, एक सरोगेट मदर हुई। तो ये सरोगेसी हो गई, ठीक है। तो अब आप समझिए कि अब ये जो गाय है, गाय को हमने बिजी नहीं रखा, इस वाली गाय को हमने बिजी नहीं रखा। इस वाली गाय के लिए हमने क्या कहा कि भाई इसको हमने एफएसएस से इंट्रोड्यूस किया और 5 to 7 ओवा पर साइकिल हमने प्रोड्यूस करवा लिया। करवाने की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास देखिए, हमारे पास जो है बेटा 5 to 7, हमारे पास 5 to 7 ओवा हो गए। और 5 to 7 ओवा का मतलब क्या हो गया कि 5 to 7 जाइगोट हो गए, क्योंकि इसको से प्रोड्यूस करवाएंगे। अब ये जाइगोट को डेवलप होगा जब इन विट्रो ही, तो ब्लास्टुला तक जाएगा। कितना, 5 to 7 ब्लास्टुला भी बनेगा। अब इसको 5 अलग अलग गायों के अंदर हमने ट्रांसफर करवा दिया, ठीक है। अब ये जो 5 अलग अलग गायें हैं, ये कैसी गायें हुई, ये गायें आपकी सरोगेट मदर हुई, सरोगेट काऊ हुई। तब आप समझिए कि जिस काऊ का हमने ओवा लिया था, वो काऊ क्या हो गई, फ्री हो गई, ताकि वो अगले साइकिल में फिर से 5 to 7 जो है ओवा प्रोड्यूस कर सके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एफएसएच, जो कि हम लोगों ने उसको बाहर से देना है। तो इस तरीके से एक टाइम पर, सेम टाइम पर हमने सुपीरियर क्वालिटी की सबसे बेहतरीन नस्ल के 5 to 7 जो है प्रोजेनी हमने ऑब्टेन की। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। मल्टीपल ओव्यूलेशन हम बनाते हैं और फिर उसके बाद उससे हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। और फिर एम्ब्रियो को हम क्या करवा देते हैं बेटा, ट्रांसफर करवा देते हैं किसी दूसरी हेल्दी काऊ के अंदर, जिस काऊ को हम क्या बोलते हैं बेटा, सरोगेट मदर कहते हैं, या इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सरोगेसी। तो आपको ये भी हमने बड़ा बेहतरीन तरीके से समझा दिया। क्यों समझाया मालूम है, क्योंकि यहाँ पर आया था क्या, एफएसएच। बिकॉज एफएसएच क्या है कि ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट होने के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप देखिए, ओवेरियन फॉलिकल आर स्टिमुलेटेड, फॉलिकल्स compete with each other for the dominance। और इसमें फॉलिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ compete करते हैं। जैसे स्पर्म compete करता है कि ना भाई हम पहले जाएंगे, ना भाई हम पहले जाएंगे, हम ज्यादा ताकतवर हैं, हम भागेंगे आगे। उसी तरीके से फॉलिकल्स एक साथ, कई सारे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, जो ज्यादा डोमिनेट कर गई वो डेवलप हो गई। द फॉलिकल दैट रीचेज मैच्योरिटी इज कॉल्ड द ग्राफियन फॉलिकल। जो मैच्योरिटी को पहुंच जाए उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक। चलिए, फॉलिकुलर फेज में अब और क्या आता है, एज दे मैच्योर द फॉलिकल सीक्रेट द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द एस्ट्रोजन। फॉलिकल क्या रिलीज कर रहा है, एस्ट्रोजन। कहाँ से रिलीज करेगा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से, ग्रेनुलोसा सेल से, which thickens the new functional layer of the endometrium in the uterus. Estrogen also stimulates the crypt in the cervix to produce a fertile cervical mucus. तो ये जो सर्विक्स रीजन होता है, नीचे आप जाएंगे, ये वेजाइनल रीजन कीजिए, ये वेजाइनल रीजन पर जब आप जाएंगे, ये रीजन, ये वाला, ये जो वेजाइना है, वेजाइना के ऊपर का ये जो रीजन है, ये क्या है, ये कहलाता है क्या, सर्विक्स, ठीक है। तो सर्विक्स से क्या निकलता है बेटा, सर्वाइकल म्यूकस निकलता है। कभी कभी इसके अंदर जब कैंसर हो जाता है तब उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। अब इस सर्वाइकल कैंसर कभी कभी भी आप जो है सर्वाइकल बोन से मत रिलेट करना। बहुत सारे बच्चे महानुभाव से, बहुत बेहतरीन वाले, सर्वाइकल कैंसर रिलेटेड टू लगा दिया, कहाँ, सर्वाइकल थोरेसिक लंबर सैक्रल कॉक्सिशियल लगा दिया, सर्वाइकल बोन, ठीक है। क्या लिखा रहेगा वहां, बहुत बेहतरीन लिखा रहेगा, लिख देगा, क्या लिख देगा मालूम है, ऐसे लिख देगा कि, ऐसे लिखेगा, सर्वाइकल कैंसर रिलेटेड विथ या रिलेटेड टू, लिख देगा सर्विक्स, दूसरा सर्वाइकल बोन, तीसरा लिख देगा बोट, चौथा लिख देगा क्या मालूम है, कैंसर ऑफ मेल।
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बच्चे क्या लगा गया मालूम है? वो भाई साहब लगा गया है सर्वाइकल बोन। और जो ज्यादा होशियार थे, जिनको अक्कड़ बक्कड़ खेलने का ज्यादा वो मन रहता है, वो बोलते हैं कि भाई ऐसा है यार, दोनों हो सकता है, सर्विक्स और सर्वाइकल। सर्वाइकल बोन का तो कंफर्म नहीं है, सर्विक्स भी हो सकता है, इसलिए चलो हम लोग बोथ लगा दें। क्या लगा दें? हम लोग बोथ लगा दें, बोथ। तो आ जाओ, तो क्या लगा दें? बोथ लगा दें। तो भाई साहब ने क्या लगा दिया? बोथ लगा दिया। बोथ लगा दिया तो क्या हुआ कि उनको मिला नंबर कितना? माइनस, है ना? तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग, कंसेप्ट को क्लियर रखिए। फॉलिकुलर फेज हो गया, ठीक है। ओव्यूलेशन के बारे में हमने पूरी, हाँ सर वहाँ एस्ट्रोजन इंक्रीज कर रहा था तो एफएसएच डिक्रीज करेगा ना कहाँ पे? यहाँ पे, यहीं पे देखो यहाँ पे क्या हो इस रहा है, पहले देखो वाले पे। देखो 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 इधर देखो, देखो यहाँ पर फॉलिकुलर फेज में ये जो फॉलिकुलर फेज आपको दिख रहा है, ये फॉलिकुलर फेज यहाँ से यहाँ प्रोलिफरेटिव फेज है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रोलिफरेटिव फेज है। इस प्रोलिफरेशन में आप देखिए एफएसएच का जो लेवल है यहाँ पर, ये फ्लैट जा रहा है। ध्यान से देखना, एफएसएच का लेवल जा रहा है फ्लैट, लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल देखिए ज्यादा जा रहा है। देख रहे हो ग्राफ को माइन्यूटली? देखो इधर, ये जो पूरा का पूरा फेज दिख रहा है, जिसको फॉलिकुलर फेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर फॉलिकल डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन इस फॉलिकुलर फेज में दो फेजेस है, एक ये फेज है जिसमें मेंसेस हो रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, तो ये आपका मेंस्ट्रुअल फेज हुआ। बाकी इसके बाद 5वें दिन के बाद ये जो फेज आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपका प्रोलिफरेटिव फेज। इस प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हो रहा है कि ये जो एफएसएच का लेवल है वो, सॉरी, ये जो एफएसएच का लेवल है ये यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा फिर कम है, लेकिन साथ ही साथ एस्ट्रोजन का लेवल आप देखो कितना पीक पर जा रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देख लो कि ल्यूटियल फेज में एफएसएच की लेवल भी ज्यादा है, और सॉरी एस्ट्रोजन के लेवल भी ज्यादा और प्रोजेस्टेरोन के लेवल भी ज्यादा, लेकिन एफएसएच का लेवल भी कम हो गया है और एलएच का लेवल भी एकदम कम हो गया। तो ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि एफएसएच और एलएच का लेवल अगर कम है, इसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह, ठीक है। अब कोई क्वेरी हो तो पूछो। सर एक क्वेश्चन था कल मैंने पढ़ा था, उसमें था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCG। हाँ, एचसीजी का हम आपको फंक्शन बताएंगे, अभी प्रेगनेंसी बताएंगे सर। एचसीजी जो ठीक होता है है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो आप देखिए जो काम आपका जीएनआरएच करता है वो काम आपको कौन करेगा? एचसीजी करेगा। मतलब एचसीजी जो है आपके एलएच के लेवल तक का काम करेगा। ठीक है क्योंकि सर। आपको मालूम है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम हमारा है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करता है। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? एलएच के सिक्रीशन को सप्रेस करता है, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम के फंक्शनलिटी को मेंटेन कौन करता है? वो करता है एलएच हार्मोन। तो जब आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा होगा, एलएच का लेवल कम हो जाएगा। जब एलएच का लेवल कम हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम का जो स्ट्रक्चर है वो परसिस्ट नहीं करेगा। तो उस कार्पस ल्यूटियम के स्ट्रक्चर को परसिस्ट करने के लिए, बचाए रखने के लिए, जो हमारी मतलब ये जो प्रेगनेंसी के टाइम ये हार्मोन रिलीज होता है एचसीजी। एचसीजी क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है ताकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी मेंटेन रहे, ओके ठीक सर। है। हाँ, एक बार इस लेक्चर को दोबारा से सुन लेना, क्योंकि मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ओरली दे दी है। ओव्यूलेशन के बारे में हमने बता दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ल्यूटियल फेज भी हमने आपको बता दिया, सारी चीजें हमने बता दी। इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो आप लोग, ले लिया सर। ये भी ले लो, मैं नहीं ले पाया। ले लो फिर से। डन। यहाँ पर ये जो ई है एस्ट्रोजन है और जो पी है क्या? प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ द एफएसएच एंड एलएच दैट द कॉर्पस ल्यूटियम नीड्स टू मेंटेन इट्स फॉलिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये फिर से वही डायग्राम आ गया है। साइकिल एबनॉर्मेलिटीज है यहाँ पर।
एन इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन ना होना, एन ओवुलेटरी साइकिल का ना होना, हाइपर मिनोरिया यानी कि लो मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मिटोरेजिया, ओलिगोमिनेरिया, एमिनोरिया, पॉलीमिनोरिया। इसमें से जो आपको याद करने वाली बात है वो कौन सी होगी आपकी? आपको सिर्फ याद करना होगा एमिनोरिया और ओलिगोमिनोरिया। एक जो हमने बताया था ये दो नाम याद रखना और एक ये याद रखना, लैक्टेशनल एमिनोरिया। बस यही 3 नाम याद रखना, ये 3 नाम आपके लिए जरूरी है, बाकी सारे नाम आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब जो हम लोग अगली क्लास में आएंगे, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या मालूम है? थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है बेटा। हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के इवेंट कौन, ठीक है। थैंक यू सर। तब तक Thank के you, लिए